जब यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था मुझे भी लगता था कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बॉटम फॉर्म यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा था। इसने एक थोड़ा रिवर्सल भी दिया लेकिन वापस से स्टॉक नीचे आ गया और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। प्लस मैनेजमेंट ना तो कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, ना ही कोई अपडेट देता है, तो वो क्लियर एक रेड फ्लैग है क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। दोनों ही कंपनीज जो है होजी सेक्टर में डील करती हैं। दोनों का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम हैगा। लक्स इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा मिड और लोअर कैटेगरी को टारगेट करता है कस्टमर्स को, और पेज जो है प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो दोनों के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगता है कि यहाँ से खरीद करके ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो अच्छे रिटर्न्स बन जाएँगे। अगर हम लक्स को देखें तो इसने लगभग 4600 का एक हाई बनाया था लगभग 2021 के अंदर नवंबर में। उसके बाद से स्टॉक गिरते जा रहा है, गिरते थोड़ा-सा यहाँ पे कहीं इसने थोड़ी अपसाइड भी दिखाई, लेकिन स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आ गया और यहाँ 1200 से अगर ये ऊपर अपना ऑल टाइम हाई टच करता है आने वाले सालों में या महीनों के अंदर, तो लगभग लगता है कि 300% के रिटर्न हमें मिल सकते हैं। प्लस सेम चीज़ अगर आप पेज इंडस्ट्री में देखोगे तो ये स्टॉक 30% गिरा है यहाँ से, और अपसाइड जो है इसमें 50% की बनती है अपने करंट प्राइस से। तो सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या ये कंपनीज़ अभी खरीदने के लिए सही समय है, यहाँ पे क्या ये जो लिक्विडिटी प्राइस हमें दिख रहा है हमें खरीदनी चाहिए या फिर एवरेज डाउन करना चाहिए जिसने भी ऊपर के भाव पे खरीदा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन या एनकरेजमेंट नहीं है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू दूंगा अपना, बाकी डिसीजन आप खुद लेंगे। लक्स इंडस्ट्री के अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो मार्केट कैप जो है इसकी 3600 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 36 का है, स्टॉक पी काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, वो इसीलिए क्योंकि ईपीएस तो घट ही रहा है लेकिन साथ-साथ स्टॉक का प्राइस भी घट रहा है। तो अभी स्टॉक पी जो है नीचे है। आरओसीई 12% का है, आरओई 9% का है, ठीक-ठाक है, कोई खास नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.16, थोड़ी बहुत डेट है कंपनी में, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ, तो फाइनेंशियली वाइज़ कंपनी थोड़ी-सी अंडर वैल्यूड नज़र आती है। इसका अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे पूरी पिक्चर आपको क्लियर होगी कि ये गिर क्यों रहा है। तो अगर आप इसके दिसंबर 23 के रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ 447 करोड़ का रेवेन्यू किया कंपनी ने, माइनस 2.66% की यहाँ पे डीग्रोथ है। और वही चीज़ अगर आप दिसंबर 21 ऑलमोस्ट मैं आपको कहता हूँ 2 साल पीछे जाके कंपेयर करोगे, 664 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी ने किया था। तो 2 साल पीछे के रेवेन्यू से यहाँ पे अगर आप डीग्रोथ देखोगे तो 40% के लगभग आती है। लेकिन अगर कंपनी ने कंपेयर, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली कंपैरिजन पिछले साल से होता है, तो यहाँ 459 था, यहाँ 447 है। तो डीग्रोथ तो दोनों ही केसेस में आ रही है। यहाँ पे 40% के हिसाब से आ रही है, यहाँ पे 2% के हिसाब से आ रही है। मार्जिन जो है लगभग जो 21% पे थे वो 8% पे आ गए हैं, और 100 करोड़ का लगभग प्रॉफिट करने वाली कंपनी वो 19 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। 5 टाइम्स ऑलमोस्ट नीचे आ गया है, ठीक है? तो ये जो कंपनी इस समय जो डीग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट कम कर रही है, मार्जिन्स कम कर रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन सब कुछ जो चलता है वो ईपीएस पे चलता है। अगर ईपीएस नहीं आएगा, तो स्टॉक प्राइस नहीं चलेगा, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है ये। ईपीएस के कम होने के रीज़न जो कंपनी ने यहाँ पुराने वाले अपने जो प्रेजेंटेशन के अंदर दिए थे वो यही दिए थे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर डेफिनेटली है, वही चीज़ हमें पेज इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस कॉल में सुनने को मिली थी। लक्स की कॉन्फ्रेंस कॉल तो है नहीं, लेकिन हाँ, पेज अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करता है तो मैंने ये पढ़ी है। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ जाती है, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह ऊपर चली जाती है। तो लेकिन स्टिल कंपनी जो है, जो एक मार्जिन्स है वो नहीं बना पा रही है इन सभी चैलेंजेस की वजह से। एक्सपोर्ट डिमांड कम हो रही है। लक्स जो है 6% का एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी थोड़ी-सी स्लगिशनेस है, ठीक है? यार्न प्राइसेज़ जो है वोलेटाइल है। यार्न प्राइसेज़ वोलेटाइल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये कॉटन के सो देखो कहीं न कहीं आप देखोगे ये इस रेंज के अंदर ये ट्रेड करता था, कॉटन जो है, और यहाँ पे कोविड के पहले लगभग 23,000 22,000 के लेकर के लगभग 16,000 तक, और उसके बाद में ये इसमें अच्छी तेज़ी देखी गई। बहुत ज़्यादा कॉटन का भाव बढ़ गया, रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया, ठीक है? और उसकी वजह से जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट है इन सभी कंपनीज़ की बढ़ गई, लेकिन अभी नीचे की तरफ आया। यहाँ पे देखो काफ़ी वोलेटिलिटी है, लगभग 26,000 आया, फिर दोबारा से 29,000 के लेवल पे गया और फिर नीचे आ गया। तो ये वोलेटिलिटी जो है रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ को ऊपर-नीचे करती है, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन कंपनीज़ को अपने मार्जिन्स को मेंटेन करने में। दूसरी चीज़, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ तो आ रही है लक्स की, ठीक है? वॉल्यूम ग्रोथ होना बहुत अच्छी बात है। आप जो पहले वॉल्यूम बना रहे थे, उस पे आप ग्रोथ कर रहे हो, नो डाउट इनका वॉल्यूम का जो नंबर है, वो नीचे की साइड है, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ इसके ऊपर दिखा रहे हैं ये, ना कि इसके ऊपर। वो ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं इनको अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। मतलब कहीं न कहीं वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्वेंटरी अगर इकट्ठी हो जाएगी, तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आपको माल बेचना ही पड़ेगा, कम भाव में बेचो लेकिन पैसा आएगा तभी आप नेक्स्ट जो अपनी इन्वेंटरी है उसको शुरू कर पाओगे। तो इसीलिए वो इन्वेंटरी ब्लॉक ना हो, इसीलिए कंपनी जो है डिस्काउंट-विस्काउंट देकर के अपना माल क्लियर करती है। और एक और चीज़ जो पेज इंडस्ट्री के केस में वो है कि मॉडरेट कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, जो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स है वो मॉडरेट है, कंज्यूमर भी इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहा है।
ठीक है? वो भी एक प्रॉब्लम आ रही है इन कंपनीज़ के केस के अंदर। एक और चीज़ जो प्रॉब्लम मुझे लगती है जो यहाँ मेंशन नहीं है वो है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लक्स है मार्केट के अंदर और बाकी रूपा, डॉलर ये सब प्रोडक्ट्स हैं। पेज इंडस्ट्री के केस में भी और भी नए-नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। अगर आपको उनका कॉम्पिटिशन समझना है तो आप सिंपल एक काम करो जो मैंने किया है। आप किसी भी ई-कॉमर्स साइट के ऊपर जाओ, आप मिंत्रा के ऊपर जाओ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एजियो जो भी आप यूज़ करते हो उस पे जाकर के आप लक्स के प्रोडक्ट को सर्च करो किसी भी कैटेगरी के अंदर मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर के अंदर। सेम आप पेज को सर्च करो। आपको वहाँ पे जो चेंज देखने को मिलेगा वो ये है कि जो सर्च आप कर रहे हो ना, एक सबसे पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऊपर आता है। मतलब कि सर्च आपने लक्स किया हैगा, लेकिन आपको हो सकता है किसी और कंपनी का प्रोडक्ट आए क्योंकि उसने हो सकता है अमेज़न को पैसे दिए हों एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ आप जब एक बार क्लिक करते हो उसमें 10 नए ब्रांड्स आपको और देखने को मिल जाते हैं, 10 नए कंपनीज़ आपको और देखने को मिल जाती है सेम कैटेगरी में डिफरेंट प्राइसिंग के अंदर और जो उसके अंदर जो रिव्यू आते हैं वो अच्छे आते हैं किसी-किसी के अंदर। तो कस्टमर क्या करता है न्यू प्रोडक्ट भी ट्राई करता है। तो न्यू क्योंकि कस्टमर देखो अब अवेयर हो गया है, कस्टमर को काफ़ी चीज़ें पता लग गई हैं। कस्टमर अब शार्क टैंक भी देखता है, शार्क टैंक में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसमें बताते हैं किस तरीके से मार्जिन्स कंपनीज़ करती हैं, तो लोगों को लगता है कि ठीक है इतना ज़्यादा मार्जिन ये लोग कर रहे हैं, हमसे इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो एक कस्टमर अवेयरनेस बढ़ गई है, कस्टमर का माइंडसेट जो है चेंज होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है धीरे-धीरे करके। तो इसीलिए ई-कॉमर्स साइट के ऊपर जो नए-नए ब्रांड्स आ रहे हैं, वो मार्केट शेयर इनसे थोड़ा-थोड़ा करके ले रहे हैं। डेफिनिटली ये कंपनीज़ बहुत बड़ी हैं, इनके पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, इनके प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, ये लोग प्रोडक्शन काफ़ी बड़े स्केल पे करते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। बट स्टिल जो नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, बेशक उनका साइज़ बहुत छोटा हैगा, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ सेगमेंट ई-कॉमर्स के ज़रिए उनको सप्लाई करना बहुत ईज़ी होता है, उनको शिप करना ईज़ी होता है। तो थोड़ा बहुत जो सेक्टर वाइज़ जो इनका जो शेयर है, वो कहीं न कहीं ले रहे हैं, तो वो एक चैलेंज हैगा। ठीक है? ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्या व्यू है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आप अपनी तरफ से ट्राई भी करना वहाँ पे जाके सर्च करके। लक्स के केस में एक और चीज़ है कि इनका एक जो एक प्लांट हैगा वो शुरू हो गया हैगा, मतलब शुरू नहीं हुआ है, वो कंप्लीट हो गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो सब बन गई हैगी। अब वहाँ पे अप्रूवल वगैरह होगा और फिर उसकी कमर्शियलाइज़ेशन शुरू होगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। अप्रूवल वगैरह मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर आप उसको प्रोडक्शन चालू करते हो। प्रोडक्शन जो है वो नंबर आपको रेवेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ्स जब वो शुरू होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है दोबारा से न्यू ऑर्डर्स वगैरह वो सारी चीज़ों को देखते हुए। बट ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इनका नया जो प्लांट है वो बन चुका है। और एक और जो न्यूज़ थी जो यहाँ पर नहीं है, इन्होंने कोई अपडेट इसमें नहीं दिया, काफ़ी लोग उस पे कमेंट करते हैं, वो ये है कि जो तीनों जो ब्रदर्स हैं ये जो भी ये वेस्ट बंगाल में तोड़ी ब्रदर्स हैं, जिनका ये लक्स का पूरा प्रमोटर है ये। तो ये तीनों आपस में जो है अपने बिज़नेस को डिवाइड कर रहे हैं। अगर बिज़नेस डिवाइड हो जाता है क्योंकि वो न्यूज़ मुझे कहीं प्रिंट मीडिया पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं मिली नहीं है। बट स्टिल अगर वो बिज़नेस डिवाइड होगा तो ये स्टॉक प्राइस कहीं न कहीं आपको और गिरता हुआ नज़र आएगा क्योंकि जो अच्छी कैटेगरीज़ होंगी, वो किसके पास जाएँगी, जो इनकी कैटेगरीज़ नॉर्मल परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो किसके पास जाएँगी, उसमें थोड़ा-सा एक चैलेंज होगा। तो इसीलिए भी मार्केट इस स्टॉक को लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। नो डाउट स्टॉक पे ही कम हो गया है, बट स्टिल डिग्रोथ हो रही है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनके बिज़नेस के अंदर। बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की। पेज इंडस्ट्रीज़ का अगर आप क्वार्टरली रिज़ल्ट दिसंबर का आया नहीं है, लेकिन 3 क्वार्टर बहुत ही पुअर रहे हैं और तीनों क्वार्टर पुअर रहने का मतलब ये है कि जो अब जो क्वार्टर आएगा, उसमें कोई ज़्यादा उम्मीद की जानी नहीं चाहिए क्योंकि दिसंबर क्वार्टर अगर रिज़ल्ट आता है, अगर अच्छा आता है, तो भी जो ओवरऑल जो इनका ईयरली परफॉर्मेंस है, बहुत नेगेटिव रहने वाला है। मार्जिन्स कंपनी ने अच्छे मेंटेन करे हुए हैं। पेज के पास में प्राइसिंग पावर है, पेज अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर सकता है क्योंकि इनके ब्रांडिंग अच्छी है, एडवर्टाइज़मेंट अच्छी करते हैं ये लोग, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल जो इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 80 का है, बहुत ज़्यादा है। आरओई, आरओसी बहुत हेल्दी है। इस ये भी एक रीज़न है इसका पी ज़्यादा होने का क्योंकि ये लोग प्राइसिंग पावर रखते हैं मार्केट के अंदर, मार्जिन्स हेल्दी रखते हैं, आरओई, आरओसी ज़्यादा है। स्टिल 80 का पी थोड़ा-सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो काफ़ी लोगों का देखो अब यही क्वेश्चन होगा कि भाई ये सब कहानी हम लोग कर रहे हैं बट स्टिल अब स्टॉक का करें क्या? स्टॉक को बेच दें, खरीद देखो एनकरेजमेंट कोई नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो मैं आपको बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करूँगा नई पोज़ीशन बनाने के लिए क्योंकि बहुत लोगों को देखो सुन के बुरा लगेगा कि मैं उनको डिस्करेज कर रहा हूँ। उनको लगता है कि यहाँ खरीद लें। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो लॉन्ग टर्म व्यू के एंगल से आपको और बेटर कंपनीज़ मिल जाएँगी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप उनके ऊपर फोकस करो जहाँ पे आपको हाई ग्रोथ दिख रही है थोड़ी-सी। जब यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था मुझे भी लगता था कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बॉटम फॉर्म यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा था। इसने एक थोड़ा रिवर्सल भी दिया लेकिन वापस से स्टॉक नीचे आ गया और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। प्लस मैनेजमेंट ना तो कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, ना ही कोई अपडेट देता है, तो वो क्लियर एक रेड फ्लैग है क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोग न्यू पोजीशन बनाने से थोड़ा-सा बचें। अगर आपको बनानी भी है, बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है आपको तो थोड़ा-सा और नीचे आने दें भाव को, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल है लगभग इसका 1125-1140 के आसपास है। स्टॉक कहीं न कहीं यहाँ तक आता हुआ मुझे नज़र आता है। सेंटिमेंट्स अगर और नेगेटिव हुए तो स्टॉक आपको ये लगभग
1990 के लेवल दिखा देगा और नेगेटिव होंगे तो थर्ड सपोर्ट जो है 850 के लेवल तक हो सकता है। तो किसी को अगर खरीदना भी है तो धीरे-धीरे करके एवरेज करना। किसी ने ऊपर खरीदा है, आपने ऑलरेडी यहाँ कहीं पे एवरेज कर लिया है, आपके पोर्टफोलियो में अगर इसका एलोकेशन 5 टू 7% हो चुका है तो प्लीज़ और मत खरीदो। और खरीदना है तो आप किसी और अच्छी कंपनी को खरीदो जहाँ पे ग्रोथ आपको मिल जाएगी। क्योंकि इसको तो अब आपके पोर्टफोलियो देखो लॉस दे रहा होगा, आप बेच नहीं पा रहे हो, तो ठीक है मत बेचो, इसको भूल जाओ। किसी अच्छी कंपनी के अंदर बाकी की अपनी एसआईपीज़ करो, नया पैसा डालना है किसी और अच्छी कंपनी में डालो जहाँ पे ग्रोथ अच्छी कंपनी ये भी है, प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है। बट देखो क्लैरिटी वगैरह ना होना और वो सब चीज़ें एक मुझे प्रॉब्लम लगती हैं। ठीक है? तो वो है बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की। पेज इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैंने बताया कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह सब होती है, कंपनी क्लैरिटी वगैरह देती है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। अगर किसी को खरीदना भी है तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बनाना खरीदना 80 का पीई है, पीई 80 का बहुत ज़्यादा होता है। खरीदना तो लॉन्ग टर्म व्यू से स्विंग ट्रेड करने की कोई खास अपॉर्च्युनिटी इसमें है नहीं। देखो एक बार प्राइस यहाँ से कोशिश करता है ऊपर जाने की लास्ट ईयर में फिर नीचे आता है, फिर कोशिश करता है, फिर नीचे आता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। वो स्टॉक में आपको तेज़ी तभी देखने को मिलेगी जब कहीं न कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल होगा और ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब यहाँ ग्रोथ होगी मतलब कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो पिकअप करेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, एक अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आएगा, ईपीएस ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। वो सब चीज़ें तभी होंगी। नेट-नेट देखो यही है पूरा एनालिसिस, यही है मेरी अंडरस्टैंडिंग इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो जो मेरे पास में बेस्ट अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए। जो कंपनी की ये पुरानी पीपीटी है, जो सारे पॉइंट्स उसमें थे, हमने दोबारा से उसको अपने अंडरस्टैंडिंग से देखा कि क्या बेस्ट हो सकता है इसके अंदर। और पेज इंडस्ट्री का रिजल्ट आएगा, वो भी आप लोग वेट करो क्योंकि अभी 8 तारीख को वो रिजल्ट आ जाएगा। तब तक इसमें फ्रेश पोज़ीशन बनाने से आप लोग थोड़ा-सा वेट कर लो क्योंकि हो सकता है थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो स्टॉक आपको और टूटता हुआ नज़र आ सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा है, थोड़ा स्टॉक चलेगा तो आप तब उसमें चढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा ऊपर की तरफ प्रॉफिट आप राइड कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आपको वेट करना चाहिए 8th ऑफ फरवरी का। रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी इसमें पोज़ीशन बना लेना। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस आपको वीडियो में अगर वैल्युएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी वैल्युएबल अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँगी जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पूरी प्लेलिस्ट मैं जो है आई बटन में डाल दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स मैंने कवर करे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।